नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद चमोली जिले के सांकरी गांव निवासी सैनिक योगंबर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पर पहुंचा और रविवार को पैतृक घाट पर शहीद योगंबर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। और सुबह शहीद का पार्थिव शरीर जैसे ही घर पर पहुंचा, उनके परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया और शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और वहीं पूरा गांव देशभक्ति के नारों से ही गूंज उठा और विकास खंड पोखरी के सांकरी गांव निवासी राइफलमैन योगंबर सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह भंडारी 17 गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और वर्तमान में वो सेना की 48 RR रेजिमेंट में जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर थे। और 14 अक्टूबर की रात जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में योगेंबर सिंह शहीद हो गए थे। और शनिवार को शहीद का पार्थिव शरीर आर्मी के वाहन से रुद्रप्रयाग पहुंचा गया था और पार्थिव शरीर को सैनिक कैंप रुद्रप्रयाग में रखा गया था। और यहां से रविवार की सुबह शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव सांकरी लाया गया, जिसके बाद पैतृक घाट निगोमदी नदी किनारे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और योगंबर की याद में परिजनों के आंसू नहीं थम रहे और योगंबर की मां हर समय बेटे को ही पुकारी और शोक में डूबे परिवार को ढाढ़स बंधाने पहुंच रहे लोगों के भी आंसू छलक रहे। और योगंबर के दीपावली पर घर आने की राह देख रहे माता पिता, पत्नी, बहन, भाई सहित पूरे परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट गया। योगेंबर की मां जानकी देवी और पत्नी कुसुम बेसुध है और वहीं योगेंबर के पिता वीरेंद्र भंडारी के भी आंसू नहीं थम रहे और पूरे सांकरी गांव में शोक का माहौल बना हुआ है। और वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका और उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहले यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखी गई थी, लेकिन सरकार के आग्रह के बाद हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को श्रद्धालुओं की संख्या से प्रतिबंध हटा दिया था। और प्रतिबंध हटने के बाद से चारों धामों में यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था, जिससे स्थानीय लोगों, व्यापारियों समेत तीर्थ पुरोहित काफी खुश नजर आ रहे थे। और यात्री शुरू होने से पहले लेकर अब तक धाम में करीब 1,30,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ धाम में दर्ज की जा रही है। और केदारनाथ धाम में रोजाना करीब 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे। और वहीं बद्रीनाथ धाम में यह आंकड़ा 3,000 से ऊपर पहुंच चुका है। और यमुनोत्री और गंगोत्री में हर रोज दर्शन के लिए लगभग 1200 यात्री आ रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होगा। और वहीं 4 धामों के कपाट बंद होने की तारीख तय कर ली गई है और विजयदशमी जो कि बीत चुका है, उसके बाद चारों धामों के कपाट बंद होने का तिथि का ऐलान किया गया है। और वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को शाम 6:45 शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 5 नवंबर को सुबह 11:45 पर बंद होंगे। और वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज के दिन 6 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। और केदारनाथ की शीतकालीन पूजा उखी मठ में की जाती है और बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा पांडुकेश्वर और जोशी मठ में की जाती है। और वहीं सब कुछ ठीक रहा तो केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की कठिन यात्रा भविष्य में सुखद और आरामदायक हो जाएगी। और वहीं दोनों तीर्थ स्थलों को रोपवे लिंक से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पहल की है और इसके तहत 2 दिन पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम केदारनाथ में रोपवे की संभावनाओं का जायजा लेकर लौट चुकी है। और NHI की रोपवे विंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के CEO प्रकाश गौड़ के नेतृत्व में 2 दिन पहले टीम ने सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ क्षेत्र का दौरा किया था। और संपर्क करने पर CEO प्रकाश गौड़ ने बताया कि उत्तराखंड में कुल 29 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के साथ 3 रोपवे लिंक प्रस्तावित है और इसमें रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग, गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर, चमोली जिले में गोविंद घाट, गांगड़िया से हेमकुंड साहिब और नैनीताल में रानीबाग से हनुमान मंदिर रोपवे लिंक है। और जबकि हिमाचल प्रदेश में
42.5 किलोमीटर की एक संयुक्त लंबाई के रोपवे लिंक प्रस्तावित है और इसके लिए NHAI ने फिजिबिलिटी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए बिड मांगी है। और वहीं NHAI ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 8 रोपवे लिंक परियोजना के लिए फिजिबिलिटी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलियां आमंत्रित की है और 8 में से 3 परियोजनाएं उत्तराखंड में धरातल पर उतारी जानी। उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे लिंक परियोजना का काम भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में भारत अभी भी रोपवे विकास के प्रारंभिक चरण में और फ्रांस में 4000 सक्रिय रोपवे, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2000 और स्विट्जरलैंड में 1500 की तुलना में भारत में मुश्किल से 65 रोपवे परियोजना है और इनमें से भी केवल 22 ही सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। और वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 8 नए कोरोना संक्रमित मिले और वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 6 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया और सक्रिय मामलों की संख्या 177 रह गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार शनिवार को केवल 5 जिलों देहरादून में 3, हरिद्वार में 2, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी में एक मरीज संक्रमित मिला है। और वहीं राज्य में अब तक कोरोना की कुल संक्रमितों की संख्या 3,43,747 हो गई और इनमें से 3,30,047 लोग ठीक हो चुके हैं और राज्य में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,397 लोगों की जान जा चुकी है और राज्य की रिकवरी दर 96% और संक्रमण दर 0.07% दर्ज की गई है। और वहीं देहरादून स्कूल के 2 छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए और ये दोनों छात्र कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से आए थे और दोनों छात्रों को आइसोलेशन में रखकर स्कूल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे स्कूल परिसर में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। और कोरोना के जिला सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि चंडीगढ़ से 2 छात्र 4-5 दिन पहले स्कूल लौटे थे, जिन्हें कोविड प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटीन में रखा गया था और दोनों में कोरोना के किसी तरह के लक्षण नहीं थे, लेकिन नियमानुसार दोनों की कोरोना जांच कराई गई और शनिवार को दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और वहीं स्कूल प्रशासन ने नर्सिंग स्टाफ की निगरानी में दोनों छात्रों को आइसोलेट कर दिया है। और वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शनिवार को नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और इससे पहले दोनों नेता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले थे और बलूनी को मौजूदगी में ही हरक और काऊ ने नड्डा से मुलाकात की और नड्डा और बलूनी से मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में चर्चा का बाजार गर्म रहा। हरक को राज्य बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने और काऊ को मंत्री बनाए जाने की अटकलें दिन बर दिन गर्माती रही। हालांकि बीजेपी संगठन से जुड़े सूत्रों ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार किया है और सुबह एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंत्रिमंडल में खाली पद को भरने के सवाल को टाल गए और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि नड्डा और बलूनी से शिष्टाचार भेंट थी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे के कांग्रेस में जाने के बाद बदली राजनीति परिस्थितियों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई और रावत के मुताबिक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की एक सीट पर चर्चा हुई और अगले 2 महीनों के दौरान पार्टी क्या रणनीति हो सकती है, इस पर विचार हुआ और भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी देने की संभावना से उन्होंने इनकार किया है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक पार्टी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने नड्डा के सामने अपनी विधानसभा में राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर दुखड़ा रोया और उन्होंने नड्डा से शिकायत की कि पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और वहीं नड्डा ने उन्हें आश्वस्त किया और चुनाव की तैयारी में जुटे जाने की सलाह दी है। और वहीं स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी जोली ग्रांट के कुलपति डॉक्टर विजय धस्माना ने उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और इस दौरान डॉक्टर विजय धस्माना ने उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से राज्य के विकास में संचालित गतिविधियों से अवगत कराया। और वहीं डॉक्टर विजय धस्माना ने राजभवन में राज्य लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की थी और कुलपति डॉक्टर धस्माना ने राज्यपाल का फूलों का गुलदस्ता देकर अभिवादन किया।
और उन्होंने राज्यपाल को बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से शिक्षण, स्वास्थ्य और ग्रामीण उत्थान के क्षेत्र में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे। और डॉक्टर धस्माना ने बताया कि कोविड काल में छात्र छात्राओं के भविष्य पर असर नहीं हो, इसके लिए विश्वविद्यालय ने कई प्रयास किए और एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ही समय पर परीक्षाएं संपन्न कराने के साथ साथ वर्तमान शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं भी शुरू कर दी गई है। और वहीं विजय ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय और गुणवत्तात्मक शिक्षा प्रदान के लिए कृत संकल्प है। और वहीं ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति घायल हो गया और घायल को स्थानीय लोगों की मदद से एम्स में भर्ती कराया गया। और शनिवार की सुबह करीब 6 बजे एम्स में व्यक्ति की मौत हो गई। और वहीं पत्नी ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी और कोतवाली पुलिस ने बताया कि गीता बडोनी पत्नी अशोक वर्धन बडोनी प्रगति विहार ऋषिकेश ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि उनके पति अशोक वर्धन बडोनी जंगलात चौकी के समीप घूम कर आ रहे थे और इस दौरान एक अज्ञात वाहन के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी और इस घटना से उनके सिर पर गंभीर चोटें आई थी और एम्स में उनका उपचार चल रहा था, जहां शनिवार सुबह उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। और तहरीर के आधार में कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं चीता पुलिसकर्मियों ने शराब पीकर हंगामा कर रहे 3 युवकों को टोका तो युवकों ने मारपीट शुरू कर दी और पुलिसकर्मी से गाली गलौज की। और वहीं आरोप है कि तीनों युवक ने पुलिसकर्मियों की वर्दी तक फाड़ डाली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपी युवकों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और घटना डालनवाला थाना क्षेत्र में हुई है। और जानकारी के अनुसार चीता पुलिस के कांस्टेबल तेजपाल और मोहित सैनी राजपुर रोड पर गश्त कर रहे थे और इस दौरान नालापानी से राजपुर रोड ग्रेट वैल्यू होटल के पास देखा कि 3 युवक हंगामा करे और वहीं जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें टोका तो तीनों उन पर गुस्सा हो गए और इस बीच तीनों युवकों ने सिपाही से मारपीट की और उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। और कुछ देर बाद वहां फोर्स पहुंची और तीनों को काबू कर थाने ले आए और अस्पताल ले जाकर तीनों का मेडिकल कराया गया तो पता चला कि वह शराब के नशे में थे और पूछताछ में उन्होंने अपने नाम रजत वालिया, वरुण और अमित बताया है। और इंस्पेक्टर डालनवाला एनके भट्ट ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया और शुक्रवार को उन्हें न्यायालय में पेश भी किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं अमेरिका में अब विदेशी यात्रियों को सौगात देने की तैयारी में, जिसके चलते 8 नवंबर से अब विदेशी यात्रियों को अमेरिका में प्रवेश की इजाजत देगा। और हालांकि अमेरिका में प्रवेश की अनुमति के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई और विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमेरिका ने विदेशी यात्रियों की एंट्री के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। पर आपको बता दें कि ये एंट्री सिर्फ उन्हीं विदेशी यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने एंटी कोरोना की दोनों डोज ले ली। दरअसल कोविड-19 महामारी के चलते अमेरिका में दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से 18 महीनों से ज्यादा वक्त से यात्रा पर प्रतिबंध है, जिसे समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। व्हाइट हाउस के असिस्टेंट प्रेस सिक्योरिटी केविन मुनोज ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये भूमि और हवाई सीमा दोनों पर लागू होगा। इस घोषणा पर अमेरिका में यूरोपीय संघ के राजदूत स्टाव्रोस लैम्ब्रिनिडिस ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे अहम और स्वागत योग्य समाचार बताया। साथ ही नई तारीख की घोषणा के साथ ही अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से यात्रा पर प्रतिबंध हटा लेगा। व्हाइट हाउस के सहायक प्रेस सचिव केविन मुनोज ने कहा कि अमेरिका की नई यात्रा नीति के तहत 8 नवंबर से उन विदेशी यात्रियों को अमेरिका आने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने वैक्सीन लगवाया है। कोरोना वायरस के प्रसार पर रोक के लिए अमेरिका के यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, चीन, भारत और ब्राजील सहित दुनिया के बड़े हिस्सों के यात्रियों के लिए मार्च 2020 के बाद सीमाओं को बंद कर दिया गया था।
मैक्सिको और कनाडा के यात्रियों पर भी ये प्रतिबंध लगा दिया गया था। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने कोरोना महामारी के प्रसार को कम करने के लिए विदेशी यात्राओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई थी। इतना ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के इस कदम से कई और प्रतिबंधों में ढील मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए समस्या बनी हुई थी। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये नियम अमेरिका भूमि सीमाओं पर गैर आवश्यक यात्रा और यात्री नौका द्वारा अमेरिका आने वाले आगंतुकों पर भी लागू होगा। वहीं आपको बता दें कि अभी पिछले ही दिनों अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको के साथ लगी अपनी सीमाओं को 18 महीने बाद एक बार फिर से खोल दिया है। इसके तहत कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को आने जाने की इजाजत मिलेगी और नवंबर महीने से बाइडेन प्रशासन का ये फैसला लागू होगा। मार्च 2020 से कोरोना महामारी के बाद अमेरिका ने लोगों की आवाजाही पर ये प्रतिबंध लगा दिया था। नई यात्रा नीति की घोषणा पहली बार 20 सितंबर को की गई थी। इसके तहत अमेरिका या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित वैक्सीन के साथ कोविड-19 के खिलाफ टीका ले चुके विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा जल्द ही गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार कोरोना का बहुत बुरी मार झेल चुके अमेरिका में वायरस ने करीब 7,21,848 लोगों की जान ले ली है। साथ ही 44,783,838 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। सीडीसी की वेबसाइट बताती है कि संयुक्त राज्य में एंट्री के लिए स्वीकृत टीकों में एफडीए द्वारा अनुमोदित या फिर अधिकृत और WHO आपातकालीन उपयोग सूची के टीके शामिल होंगे। सीडीसी और इंटरजेंसी इस नई यात्रा नीति को लागू करने के लिए आदेश और गाइडलाइन डॉक्यूमेंट विकसित करने के लिए काम कर रही है। साथ ही एयरलाइंस के लिए, एयरलाइन यात्रियों के लिए और भूमि सीमा से जरिए आने वाले लोगों के लिए 8 नवंबर से पहले सभी जानकारी जारी कर दी जाएगी। बताते चलें कि कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अमेरिका में मार्च 2020 में जमीन और हवाई मार्ग से गैर आवश्यक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जनवरी 2020 में चीनी यात्रियों को देश से बाहर रखने के साथ ये प्रतिबंध शुरू हुआ और इसके बाद प्रतिबंध कब और कैसे हटाए जाएंगे इसकी जानकारी के बिना कई और देशों पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन अब इस प्रतिबंध से छूट दी जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।